हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी टेक्स्ट बुक। मेरा नाम दीक्षा चौधरी है और आज जो है डेली लीगल अपडेट्स का यहाँ पे ये पर्टिकुलर वीडियो है और आपके लिए यहाँ पे इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो पहला तो एपेक्स कोर्ट का लेटेस्ट जो यहाँ पे डिसीजन आया है रिगार्डिंग द गवर्नर्स पावर, वो हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हिस्टोरिक ऑल इंडिया कमेटी जो है यहाँ पे गठित हुई है, केरला के अंदर जो है ये हिस्टोरिक मूव हमें देखने को मिला है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो हमारा मेन जो डिस्कशन का पॉइंट या डिस्कशन का एरिया रहेगा वो मोर इंपॉर्टेंटली वही रहेगा जो एग्जामिनेशन में, स्पेशली जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड रहने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हो @दीक्षा चौधरी जुडिशरी। इसके अलावा देखो, एनालिसिस करते हैं उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का जो अभी हाल ही में आई है और जिसने बोला है आर्टिकल 200 और 201 के बारे में। तो यहाँ पे देखो, जब भी कोई बिल लॉ बनता है, यानी कोई भी यहाँ पे कानून बनता है, उससे बनने से पहले वो एक बिल होता है। अब बिल को कानून बनने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तभी वो कानून बनेगा और उसको मिलेगा फोर्स ऑफ लॉ, यानी वो इतना मजबूत हो जाएगा कि अगर उसका उल्लंघन किसी ने किया तो भाई आपको जो है प्रिस्क्राइब्ड सजा यानी पनिशमेंट मिलेगी। तो ये जो बिल होता है इसको पहले इमर्ज होना होता है, यानी ये जो है ओरिजिनेट होता है। ओरिजिनेट ये किसी भी हाउस में हो सकता है, यानी लोकसभा या फिर राज्यसभा, इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल। एक्सेप्शनल केसेस में जैसे कि मनी बिल होता है, वहां पे सिर्फ लोकसभा में ही ओरिजिनेट होने की पावर मिलती है। तो यूजुअली बिल जैसे एक हाउस में ओरिजिनेट होता है, इट हैज टू पास टू दी अदर हाउस, दैट इज दी राज्यसभा या लोकसभा। फिर जैसे दोनों हाउसेस की उसको अनुमति या सहमति मिल जाती है, फिर जाता है वो प्रेसिडेंट की असेंट के लिए। सिमिलरली अगर स्टेट लेवल पे यानी राज्य के लेवल पे कोई कानून बनना है तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ओरिजिनेट होता है, इनकेस एक ही लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेकिन अगर दूसरी लेजिस्लेटिव असेंबली है तो दूसरी में भी पास होगा और दूसरी हाउस का भी जो है यहाँ पे अनुमति अनिवार्य रहेगी। इसके बाद जैसे ही स्टेट में किसी भी राज्य के दोनों हाउसेस के द्वारा वो बिल पास हो गया है, वो जाएगा गवर्नर के पास। ठीक है, जो गवर्नर होता है दैट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। तो गवर्नर के पास बेसिकली यहाँ पे चार ऑप्शंस होते हैं अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे संविधान के अनुसार इस बिल को तहत जो है हमारे गवर्नर के पास पावर होती है कि इस बिल को या तो एक्सेप्ट कर ले, या तो रिजेक्ट कर ले, या तो विदहेल्ड कर ले, और या तो अपना जो है राष्ट्रपति जी यानी प्रेसिडेंट की असेंट के लिए उसको भेजते, यानी प्रेसिडेंट की अनुमति के लिए भेजते हैं। कुछ उसको ऐसा जो है गवर्नर को पर्टिकुलरली एक बिल में कुछ ऐसा मुद्दा नजर आ रहा है जिसमें उसको लगता है कि हाँ भाई प्रेसिडेंट की जो है हमको यहाँ पे कंसेंट या फिर रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ेगी। कोई नेशनल लेवल का कुछ इशू है या फिर कुछ क्वेश्चन जो पूरे नेशन को अफेक्ट कर रहा है और प्रेसिडेंट की असेंट लेनी जो है यहाँ पे प्रेफरेबल रहेगी, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसी के रेफरेंस में आप देखिए, अब ज्यादातर क्या होता है कि कुछ प्रिस्क्राइब टाइम नहीं है, कुछ टाइम पीरियड नहीं है आर्टिकल 200 एंड 201 में कि गवर्नर विदहेल्ड कर सकता है बिल को, तो कितने समय तक विदहेल्ड कर सकता है। और प्रेसिडेंट को अपनी असेंट के लिए दे रहा है, तो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन के लिए दे रहा है, तो प्रेसिडेंट उसको कितने समय के अंदर जो है प्रेसिडेंट को वो बिल वापस भेजना है। ठीक है, तो इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं था और इसी की वजह से स्टेट गवर्नमेंट और राज्य सरकार के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो है क्लैशेस आते थे। किस तरीके से? क्योंकि जो राज्य, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर स्टेट कोई कानून बनाना चाहता है, ठीक है, अब वो उसको जो है जैसे ही दोनों हाउसेस से पास होकर गवर्नर के पास चला गया या राष्ट्रपति के पास चला गया, इन दोनों का कहीं ना कहीं जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का इन दोनों के एक्शंस के पीछे हाथ होता है। ठीक है, तो अगर किसी राज्य के बिल को सेंट्रल गवर्नमेंट आगे नहीं पहुंचाना चाहेगी तो वो गवर्नर के थ्रू या प्रेसिडेंट के थ्रू बिल को विदहेल्ड करा लेगी। तो दिस इज हाउ पॉलिटिकली ये जो गवर्नर को या प्रेसिडेंट को दी हुई पावर है, इसका कहीं ना कहीं हमको मिसयूज देखने को मिलता था। ऐसा ही जो है 2024 में भी हुआ था। 2024 में लगभग फरवरी के टाइम पे क्या हुआ था, यहाँ पे पंजाब में इस तरीके का सिमिलर केस चला था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट का ही जो है पर्टिकुलरली जजमेंट आया था इस रेफरेंस में। और वहां पे भी देखिए ये बोला गया कि आर्टिकल 200 के अंदर जो है गवर्नर के पास ये जो टाइम फ्रेम है, यानी देखो जो वर्ड है एज सून एज पॉसिबल गवर्नर को अपना असेंट उस पर देना है, या एज सून एज पॉसिबल जो है उसको उस बिल पे एक्शन लेना है। तो ये जो वर्ड एज सून एज पॉसिबल है, इसको हम कॉन्स्ट्रू करेंगे इस हिसाब से कि भाई जल्दी से जल्दी। अब इसमें अननेसेसरी या आर्बिट्री डीले जो है
गवर्नर एक्सरसाइज नहीं कर सकता, ना ही यहाँ पे उसको किसी भी तरीके का वीटो पावर मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज जो है ऑलरेडी पिछले साल द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑलरेडी क्लैरिफाई हो चुका है। बट अगेन क्योंकि तमिलनाडु वर्सेस द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु का एक दोबारा जो है तमिलनाडु में इस तरीके का सिनेरियो अराइज हुआ और उसको एड्रेस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में देखिए ये दोबारा जो है मामला पहुंचा। तो बेसिकली यही है, सुप्रीम कोर्ट ने एक यहाँ पे रीजनेबल टाइमलाइन सेट करी है। रीजनेबल टाइमलाइन यानी एक टाइम पीरियड बताया है, एक समय बताया है कि भाई इस समय के अंदर अंदर जो है राष्ट्रपति जी को अपना एक्शन लेना पड़ेगा अगर उनके सामने कोई भी इस तरीके का बिल आ रहा है जो किसी राज्य के गवर्नर के थ्रू आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द नेम ऑफ द केस। ये आपके लिए नाम बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड जो है आपका ये पर्टिकुलर जजमेंट है तो इट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट। द कोर्ट रूल्ड दैट द प्रेसिडेंट मस्ट डिसाइड ऑन सच बिल्स विद इन रीजनेबल टाइम आफ्टर रिसीविंग देम, इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड प्रिवेंटिंग अनड्यू डिलेज। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तो बोला ही कि देखिए जो राष्ट्रपति है उसको जैसे ही राज्य के गवर्नर से कोई भी बिल आ रहा है तो उनको जल्दी से जल्दी जो है वो बिल वापस देना पड़ेगा अपने रिकमेंडेशंस के साथ, और यहाँ पे किसी भी तरीके का जो है डिले नहीं होना चाहिए, जिससे कि लोगों में जो है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, तो अकाउंटेबिलिटी रहे, ठीक है। सो अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए द रूलिंग ऑल्सो स्टैब्लिशेस न्यू गाइडलाइंस फॉर गवर्नर्स एंड एड्रेसेस द जस्टिफिबिलिटी of presidential inaction, marking a significant shift in the interpretation of Article 200 and 201. So एक तरीके का जो है यहाँ पे इंटरप्रिटेशन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 200 और 201 का। तो यहीं पे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, ये सारा जो भी आप देख रहे हैं ये पीडीएफ फॉर्म में आपको और इलैबोरेटेड और अच्छे तरीके से मिलेगा आपके टेलीग्राम चैनल पे या आपके व्हाट्सएप जो है आपके व्हाट्सएप पर्सनल नंबर पे या आपके मेल आईडी पे। तो आपका प्रेफरेंस है रोज रोज आप इस लीगल अपडेट को जो है रिसीव करना चाहते हैं या नहीं। अगर करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दिया होगा, आप उसे भरिए। और इसका क्वालिटी अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चीजें और ऐड करनी है, हमको ये किसी और डायरेक्शन में जो है कुछ आपकी तरफ से राय हो, तो वी विल इनकलकेट योर पर्टिकुलर राय इन दिस पर्टिकुलर जो हमने यहाँ पे डेली लीगल अपडेट का प्रोग्राम शुरू किया है। अगर आपको लगता है इसमें कुछ सुधार हो सकता है, वी विल ऑब्वियसली वी विल ऑन आवर पार्ट ट्राई टू इनकलकेट योर सजेशंस जल्दी एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो इट इज फ्री टू इट इज ओपन फॉर योर सजेशन ऑल्सो। इसके बाद देखो केस ओवरव्यू एंड कॉन्टेक्स्ट क्या है। पार्टीज जो इन्वॉल्व है वो स्टेट ऑफ तमिलनाडु है और दूसरी तरफ हमारा तमिलनाडु के ही गवर्नर है और प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो पिटिशनर जो है वो हमारी राज्य सरकार है, तमिलनाडु की सरकार है, चैलेंजिंग डिलेज इन गवर्नर एंड प्रेसिडेंट के इन एक्शन के रिगार्ड में। तो देखो जो यहाँ पे तमिलनाडु का सरकार है वो कंटेंट कर रही है कि भाई ये जो डिले होता है गवर्नर और प्रेसिडेंट के पार्ट पे जब भी उनको कोई बिल जाता है, इस पे कुछ जो है एक्शन लेना चाहिए और दिस इज नॉट a good practice that is happening in the Indian democracy. Governor of Tamil Nadu and President of India, respondents are not acting on state bills. So these two respondents जो हमारे गवर्नर है, तमिलनाडु के ही गवर्नर है, as well as जो राष्ट्रपति है, they are not acting on the said bill. वो बिल जो उनको प्रस्तुत किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। इसके अलावा देखिए तमिलनाडु गवर्नर का बिल एंड डिले, इसमें पूरा केस का बैकग्राउंड है, ठीक है। तो इसको आप टाइमलाइन देख सकते हैं। टाइमलाइन ज्यादा हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जरूरी नहीं है, इसलिए मैं इलैबोरेट नहीं कर रही हूँ। नंदलेस अगर आप चाहते हैं तो बाद में आप देख सकते हैं। जुडिशियल बेंच जो है वो जस्टिस जेबी पर्दीवाला एंड जस्टिस एम सुंदर महादेवन की हुई है। एंड अगर आप बोलेंगे कि भाई मैम नाम याद रखना है तो जी हाँ, ऐसे केस का, ऐसे जजमेंट का नाम आपको जुडिशरी एग्जाम्स के लिए याद रखना पड़ेगा। नहीं पता, हमें एग्जामिनर का दिमाग थोड़ा सा सटक गया और उसने हमसे थोड़ा सा डिफिकल्ट और टिपिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछ लिया, तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि पहले भी इस तरीके के, क्योंकि ये लैंडमार्क डिसीजन है, मेजर पूरे कंट्री को अफेक्ट कर रहा है, नेशन को अफेक्ट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड है, इसीलिए जस्टिस जेबी पर्दीवाला एंड जस्टिस एम सुंदर जी का नाम आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। Address the crucial issue of timeline of the president and governor to act on bills under the constitution. तो ये जो crucial issue है, जो important issue है आर्टिकल 200 और 201 के बारे में कि भाई what is the time, कोई ऐसा संविधान ने हमको टाइम ही नहीं दिया है, कोई संविधान ने कुछ ऐसा गवर्नर को या राष्ट्रपति को कोई टाइम ही नहीं बताया कि भाई आप इस टाइम के अंदर अंदर जो है उस बिल पे आपका जो भी आपको असेंट देनी है दो, नहीं देनी मत दो, विदहेल्ड करनी है विदहेल्ड रखिए, प्रेसिडेंट को आप भेज रहे हैं तो प्रेसिडेंट को इतने टाइम में वापस भेजना है। देयर इज नो टाइम
प्रिस्क्राइब्ड हियर। तो यहाँ से ही सारा कंटेंशन हमारा राइज हो रहा है और यहाँ दिया गया है आपको कंपैरिजन 200 और 201 में। 200 बोल रहा है गवर्नर्स पावर टू रिजर्व अ बिल, तो 200 में हमारा जो है गवर्नर की पावर दी गई है। क्या पावर कि भाई वो बिल को रिजर्व कर सकते हैं चाहे। 201 में क्या है, प्रेसिडेंट्स इन एक्शन ऑन रिजर्व्ड बिल। अब जो गवर्नर ने बिल रिजर्व किया है 200 में, उस पे जो है प्रेसिडेंट का एक्शन होता है 201 के अंदर। इसके अलावा 200 में मे रिजर्व अ बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, असेंट, विद होल्ड, असेंट और रिटर्न और रिकंसिडरेशन। तो दीज आर दी ऑप्शंस जो 200 आर्टिकल 200 के अंदर गवर्नर को अवेलेबल होते हैं, एंड दीज आर दी ऑप्शन कि बिल को असेंट देना, विदहोल्ड करना, रिटर्न करना, ये सारे जो है प्रेसिडेंट को दिए गए होते हैं। रीजन क्या है, डाउट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और रीजन फॉर प्रेसिडेंशियल असेंट। यहाँ पे कुछ ऐसा टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं है, यहाँ भी टाइम फ्रेम प्रिस्क्राइब नहीं है आर्टिकल 200 में। आर्टिकल 201 में दिया गया है ए रीजनेबल टाइम, ठीक है, जो भी एक रीजनेबल टाइम होता है वो यहाँ पे ये वर्ड जो है ये यूज किया गया है। अब देखो इम्पैक्ट हमें पता ही है कि क्या इम्पैक्ट होता है, ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ कि राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार कहीं ना कहीं राज्य सरकार की अगर उसको ऐसा कोई बिल विल लगता है कि नहीं आना चाहिए, उसके अगेंस्ट है, तो पॉलिटिकल मोटिव्स फुलफिल करने के लिए ये प्रावधान यूज किए जाते हैं। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रेसिडेंशियल डीले ऑन अ बिल। अब जब अगर राष्ट्रपति का डीले हो रहा है तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। What happens if the president does not act on a bill within a reasonable time? The state government can ask the Supreme Court for a writ of mandamus compelling the president to act. Now this is again a question जो आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है एंड प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि अगर देखो आर्टिकल 200 के अंदर इफ़ यू नो द गवर्नर के पास एक बिल पेंडिंग है तो उनके पास क्या सरकार स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है, यहाँ पे क्या रेमेडी अवेलेबल है, तो भाई वो जो है सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं अंडर द रिट ऑफ मैंडेमस। इसके बाद वीटो पावर की बात कर लेते हैं। कोर्ट रीअफर्म्स वीटो पावर लिमिटेशन। The major thing that has been decided by the Supreme Court in this particular decision related to Tamil Nadu and its governor is basically जो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वीटो वगैरह मिल रहा है गवर्नर को या नहीं, एंड व्हाट इज टू व्हाट एक्सटेंड दैट वीटो पावर इज एक्सरसाइजेबल। तो देखो यहाँ पे बोला गया है कि भाई किसी भी तरीके का एब्सोल्यूट वीटो नहीं है। अगर आपको बोलना है वीटो है तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी लिमिटेड काइंड ऑफ अ वीटो दैट इज अवेलेबल टू दी गवर्नर। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इन्विजन अनलिमिटेड पावर। किसी भी तरीके से अनलिमिटेड पावर ना गवर्नर को दी गई है ना प्रेसिडेंट को दी गई है किसी भी बिल के रिगार्ड में। लिमिटेशन अप्लाइज टू गवर्नर, लिमिटेशन अप्लाइज टू प्रेसिडेंट। मतलब देखो यहाँ पे हर तरीके से प्रेसिडेंट को भी और गवर्नर के लिए भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड है कि आप इस समय के अंदर अंदर जो है जल्दी से जल्दी बिल को आगे बढ़ाइए। अपना जो भी आपका राय है या जो भी आप अनुमति दे रहे हैं या कोई भी आपका ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से जल्दी से आगे बढ़ाइए। फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स का टाइमलाइन है यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं। बिल जो है प्रेजेंटेड टू द गवर्नर, गवर्नर का इनएक्शन हुआ, कोर्ट की रूलिंग आई, बिल डीम्ड टू हैव बीन असेंटेड। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू से क्लैरिफिकेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज द कोर्ट्स फाइंडिंग कि देखो अगर अननेसेसरी और आर्बिट्री डिले हो रही है, बहुत लंबे समय तक गवर्नर ने किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिया है किसी भी बिल पे, तो द बिल शैल बी कंसिडर्ड to have been approved by the governor himself। ठीक है, सो वो deemed to have been approved मान लिया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट है वो हाल ही में आया हुआ है पाला बार एसोसिएशन के रेफरेंस में। तो पाला बार एसोसिएशन जो है दिस इज एन बार एसोसिएशन इन केरला। सो दिस इज इन केरला एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस पाला बार एसोसिएशन का नाम, क्योंकि इसने एक हिस्टोरिक मूव जो है हमको यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पे देखो हर बार एसोसिएशन में उसका चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है, ऑफिस बियरर्स होते हैं, ठीक है, ऑफिशियल्स होते हैं जिनका इलेक्शन होता है यूजुअली 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है, तो जो भी इनका इलेक्शन होता है यहाँ पाला बार एसोसिएशन में 16 ऑफिस बियरिंग के लिए इलेक्शन हुआ और 16 के 16 में हमको देखने को मिला कि विमेन का रिप्रेजेंटेशन आया है। तो दैट इज अ हिस्टोरिक मूव। जितने भी कंट्री के वर्ल्ड कंट्री वाइज पूरा अगर हम नेशन में देखें तो दिस इज द फर्स्ट बार एसोसिएशन जहां
विमेन का हमको इतना 100% रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला है. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑल्सो फॉर अस एंड एन इम्पॉर्टेंट लीगल अपडेट फॉर अस. क्योंकि देखो जैसे एस्से वगैरह आते हैं हमारे मेंस में, काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में, जैसे यूपी में हमसे एस्से वगैरह आता है इंग्लिश में लिखने को. तो विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड बहुत सारी बातें, और विमेन से रिलेटेड जब भी कोई मेजर चेंज आ रहा है, ठीक है, वो हमें एज अ लॉ स्टूडेंट भी पता होना चाहिए, क्योंकि वो मेजर इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे लिए कहीं ना कहीं तो जो है महत्वपूर्ण साबित होगा ही, चाहे वो एस्से राइटिंग में हो, चाहे हमसे कोई कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछे. ठीक है, तो ये जो विमेन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट है, कोई ऐसा कानून आया है, किसी कानून में अमेंडमेंट हुई है, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है, तो क्योंकि ज्यादातर एग्जामिनर ऐसे ही एरियाज को टारगेट करता है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग. सो देखो यहाँ पे पाला बार एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव कमिटी में 100% हमको रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला है महिलाओं का. ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, इससे पहले 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी खुद की बार एसोसिएशन होती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई देखिए, अपन का जो सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन है, उसमें एटलीस्ट 1/3 रिप्रेजेंटेशन जो है महिलाओं का होना चाहिए. तो ऐसा उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि महिलाओं का ऑफिस बियरिंग बहुत कम होता है, और देखने को मिलता है कि यार बार एसोसिएशन में कोई भी रिप्रेजेंटेशन महिला की तरफ से एक ऑफिस का भी नहीं आ रहा है. तो इसीलिए देखिए सुप्रीम कोर्ट को ये जो है यहाँ पे गाइडलाइन देनी पड़ी, डायरेक्शन देना पड़ा, बट दैट वाज ओनली कन्फाइंड फॉर इटसेल्फ ओनली. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जो है रूल दिया अपने खुद के बार एसोसिएशन के लिए, बट सब्सिक्वेंटली जो है कर्नाटका बार एसोसिएशन हो गया और दिल्ली बार एसोसिएशन हो गया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस पर्टिकुलर डायरेक्टिव को अपने राज्यों में भी इंप्लीमेंट कर लिया. ठीक है, बट अगेन ऐसा नहीं हमको अभी तक देखने को मिला कि 100% जो रिप्रेजेंटेशन है वो महिलाओं की हो जाए. केरला हैज स्टूड आउट ऑफ ऑल दिस. ठीक है, तो इसके बाद आप देख सकते हैं फ्यूचर लीगल प्रैक्टिस को. अगर देखो इतना अच्छा जो है हमको यहाँ पे चेंज देखने को मिला है, ठीक है, तो हमारा जो लीगल प्रोफेशन है, हमारा जो लीगल फील्ड है, हमारा जो भी लीगल फेटर्निटी है, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा हमको एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है. और जो यंग लॉयर्स हैं, जो फ्यूचर लॉयर्स हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. जो महिला लॉयर्स हैं, जो यंग महिला लॉयर्स हैं, उनके लिए भी जो है ये एक मोटिवेशनल एक्शन भी है. उनको करियर में कुछ कोई ऐसा भी हो सकता है कि एक यंग जो एडवोकेट है, शी इज़ इन अ वेरी हिचकिचाहट वाली सिचुएशन कि यार इस प्रोफेशन में जाना चाहिए, वकालत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यू नो व्हेन यू आर अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर एंड अ विमेन ऑल्सो, देन इट बिकम्स रियली टफ कि आप जो है उस फील्ड में उतरो और अपना नाम बनाओ. तो दैट इज व्हाई दिस will be a very good example, very motivating thing for all the young advocates, especially women. ठीक है, so again this is all for today. रोज आपको 11 बजे यहीं पे जुडिशरी टेक्स्ट बुक पे आपको सारा लीगल अपडेट मिला करेगा. एंड आप इस पीडीएफ को अगेन आई एम सेइंग, इससे भी ये जितना भी हमने किया है, रोज हम और भी ज़्यादा जो है न्यूज़ लाने के लिए, लीगल अपडेट लाने के लिए आपकी कोशिश करेंगे, और इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम इसी सीरीज़ में इंक्लूड करेंगे. दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, जहाँ आप मेरे से कनेक्टेड रह सकते हो. इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर आपने जितना भी डेटा देखा है, ये आपको आपके व्हाट्सएप पे आपको पर्सनली मिलेगा, ईमेल पे मिलेगा, जहाँ पे भी आप चाहते हो, रोज़ आपके पास टाइमली मैनर में आएगा. यहाँ से इलेबोरेटेड फॉर्म में आप नोट्स भी बना सकते हैं, अपने खुद भी पर्सनल नोट्स. अगर आप चाहें कि इनको मैं सिर्फ 1 लाइनर नोट्स में बनाऊं, 2 लाइनर नोट्स में बनाऊं, जैसे कि हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं अपने मेंस के लिए, ठीक है, सिमिलरली आप उनको इस कंटेंट को, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट है, लीगल टीम के द्वारा बनाया गया है, आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको लगता है आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिसको ये बेनिफिशियल लग सकता है सीरीज, उनको भी शेयर कीजिए. थैंक यू एवरीवन.